वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 15 मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब तक आपने पढ़ा कि रणविजय कशिश के साथ लंच करने के लिए उसके घर आ जाता है और पता नहीं क्यों कशिश को रणविजय की आंखों में थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा था। अब आगे निशांत ने कशिश को इस हालत में देखा, ये बात सोचकर ही रणविजय फ्रस्ट्रेशन गुस्से से भर गया। वही निशांत जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, अचानक बिना किसी वार्निंग के उसे कपकपी महसूस हुई। कशिश ने रणविजय के कोल्डली हैंडसम फेस को देखा और अचानक मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम अपने सिंसेरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो है ना? रणविजय उसके स्माइलिंग चेहरे की तरफ देख रहा था और उसकी नजर ठीक होने लगी। वह उसके नजदीक आया और उसके आसपास से बहुत ही ज्यादा चार्मिंग ऑरा निकल रहा था। आखिर में कशिश ने फिर कदम पीछे लेने की कोशिश की, मगर रणविजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पीछे वाली दीवार पर रख दिया। वह उसकी तरफ झुका और उसका हैंडसम चेहरा कशिश के चेहरे के नजदीक आता जा रहा था। उसका नोबेल ऑरा और ओवरवेलम प्रेशर डायरेक्टली कशिश को हिट कर रहा था। कशिश टाइटली वॉल के अगेंस्ट रणविजय का चेहरा उसके बहुत नजदीक आकर रुका। वह क्लियरली अपने चेहरे पर उसकी सांसों को फील कर सकती थी। तो तुम मेरी सिंसेरिटी फील कर सकती हो? यह एक सवाल होना चाहिए था, मगर रणविजय ने इसे ऐसे कहा जैसे ये कोई स्टेटमेंट हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही नजदीक खड़े हैं? कशिश ने सवाल डोज करने की कोशिश की, क्योंकि इस आदमी के क्लोजनेस उसके ख्यालों पर असर डाल रही थी। हम कोई नॉर्मल आदमी या फिर औरत नहीं है। मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ। बस परस्यू कर रहे हो, उसके हिसाब से यह सही नहीं है। कशिश ने उसकी तरफ वह देखते हुए सीरियसली याद दिलाया। मगर रणविजय ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है ये ठीक है, हमने ऑलरेडी एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। कशिश स्पीचलेस हो गई, मगर रणविजय ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और सीधा खड़ा हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर तुरंत ही गायब हो गया। मगर चिंता मत करो, बस ये परस्यू फेज है, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। इतना कहकर वह रुका और उसने एक बार फिर कशिश को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी धीमी आवाज में बोला, तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करो, वरना अगर यह परस्यू फेज शायद उम्मीद से पहले खत्म हो जाएगा। ये सुनकर कशिश ने अपने आप को ध्यान से देखा तो उससे याद आया कि वह अभी भी नाइट ड्रेस में है। एक एम्बारासमेंट उसके चेहरे पर आ गई और वह मुड़ी और तुरंत अपने बेडरूम में भागी। रणविजय ने उसे उसकी बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद करते हुए देखा और फिर मुड़ा और सामने घर का दरवाजा खोला। निशांत जो अभी भी बाहर खड़ा था, उसने तुरंत उसे ग्रिट किया, सर। रणविजय ने निशांत के हाथों से वह 2 बाइक्स लिए और उसकी तरफ 2 सेकंड देखने के बाद कोल्डली बोला, जाओ जाकर 30 किलो प्याज खरीदो। हाँ, और उन्हें घंटे के अंदर काट कर रखना है। हाँ। निशांत हैरान था, लेकिन उसे रिस्पांस में बस पिछली बार की तरह ही मुंह पर दरवाजा बंद मिला। निशांत ब्लैंकली ब्लिंक करने लगा। 30 किलो प्याज काटने के ख्याल से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और तकलीफ होने लगी, लेकिन अचानक से उसके बॉस ने उसे यह करने के लिए क्यों कहा? जब कशिश अपने नए कपड़े पहनकर बाहर आई तो और रणविजय अपनी शर्ट उतार रहा था। उसने पहले सुना था कि आदमी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बिना कपड़ों के नहीं, बल्कि तब लगता है जब वह कपड़े पहन रहा हो या फिर उतार रहा हो। उस वक्त वह बस मुस्कुराई थी और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मगर अब अपने सामने खड़े आदमी को कैजुअल ड्रेस के साथ उसके सूट का जैकेट उतारता हुआ देखकर उसे ये सब कुछ काफी फैसिनेटिंग लग रहा था। उसने अपना जैकेट काउच पर रखा, अपने एग्जेक्टिव और एक्सपेंसिव डायमंड कफली को खोलकर स्लीव्स को फोल्ड किया और फाइनली अपनी टाई खोलना लगा। ये सारे मूवमेंट इस आदमी के इंटेंस चार्म को दर्शा रहे थे, मगर इस मूवमेंट पर रणविजय की टाई आधे में ही फंस गई। शायद उसने ज्यादा जोर से खींच दिया था, उसकी वजह से उसकी टाई और भी टाइट होती जा रही थी। रणविजय की भौहें चिढ़ की वजह से आपस में सिकुड़ गई और वही कशिश ऑलरेडी आकर उसके सामने खड़ी हो चुकी थी। रणविजय ने अपना सर नीचे झुकाया और उसकी तरफ देखा और जो वह कर रहा था वह करना छोड़ दिया। थोड़ा अकॉर्ड फील करते हुए कशिश ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया जिसने उसकी टाई को पकड़ा हुआ था और कहा, मुझे करने दो। रणविजय ने अपने लिप्स दबाए, कुछ नहीं बोला और अपनी ग्रिप अपनी टाई पर छोड़ दी। कशिश ने टाई ली और उसे क्लोजली देखा। वह बस टाइट हो गई थी क्योंकि रणवीर ने उसे बहुत ही टाइटली खींच दिया था। उसने उसको ढीला करने की कोशिश की अपनी डेलिकेट और पतली उंगलियां से, और काफी कोशिश करने के बाद जब नहीं खुली तो उसने रणविजय की तरफ देखा। उसने तो नहीं देखा कि वह अभी ज्यादा फोर्स इस्तेमाल कर रहा था, तो ये टाई इतनी कैसे टाइट हो गई।
उसने अपने लिप्स बाइट किया और अच्छे से फोर्स इस्तेमाल करने के लिए वह उसके थोड़े नजदीक गई और अपना सर नीचे करके धीरे धीरे अपने मुंह से उस जिद्दी नोट को खोलने की कोशिश करने लगी। उसके बाल सॉफ्ट और फ्लफी थे जो वहां की खूबसूरत लाइट में सिमर हो रहे थे। उसकी मूवमेंट के साथ जेटली इधर उधर हिल रहे थे जिसकी वजह से एक भीनी खुशबू वहां पर फैली हुई थी। रूम में पूरी तरह से शांति थी। वह दोनों काफी नजदीक थे। रणविजय की आंखें नीचे चली गई और उसके इमोशन उसके काबू से बाहर जा रहे थे। वह अपने आप को कशिश की तरफ और झुकना से रोक नहीं पाया। उसकी हरकत को फील करके कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। जैसे ही टाई खुली कशिश ने शांत होने का नाटक किया और उसकी टाई को उसके गले से निकालकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, ये लो तुम्हारी टाई। कशिश। रणविजय की आवाज लो और हुस्की थी। कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी और उसने एक छोटा सा कदम पीछे लिया, मगर अचानक से एक हाथ उसकी कमर पर आ गया और उसे बिना रिएक्ट करने का मौका दिए उसने उसे खुद के नजदीक खींच लिया। रणविजय की बॉडी के कोल्डनेस ने कशिश के चेहरे को हिट किया और उसके कुल लिप्स अचानक से कशिश के लिप्स पर चले गए और यह फील करते ही हैरानी की वजह से कशिश के लिप्स हल्के से खुल गए। कुल सॉफ्ट। जैसे ही उन दोनों के लिप्स मिले दोनों ही अपनी जगह पर जम गए। यह एक ऐसी फीलिंग थी जैसे उनके दिल ने कुछ सेकंड के लिए धड़कन बंद कर दिया हो। उन दोनों में से किसी ने भी ऐसा एहसास एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, जिसकी वजह से यूजुअली दो स्मार्ट लोग कंप्लीटली पहली बार ब्लैंक हो गए थे। कशिश के होंठ खुले होने की वजह से एक जेंटल और मिनी सी खुशबू बाहर आई जिसकी वजह से रणविजय कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा था। उसने हल्का सा उसके लाइट और सॉफ्ट होंठों को टेस्ट किया और जल्दी से उसे छोड़ दिया। एक हैरानी रणविजय की आंखों में साफ नजर आ रही थी। ये लड़की और इसका अट्रैक्शन उसके लिए अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एक किस। ये पहली बार था उसकी जिंदगी में जब उसने ऐसी कोई चीज करने की अटेम्प्ट किया था और वह भी ऑलमोस्ट बिना किसी हिचकिचाहट के। तुम। कशिश कुछ सेकंड के बाद अपने होश में वापस आए और उसकी तरफ गुस्से में देखने लगी। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कशिश की आंखें अचानक से डार्क हो गई। जानबूझकर नहीं किया, इसका क्या मतलब है? वह उससे समझती क्या है? उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और उसके हाथ अभी भी रणविजय के चेस्ट पर थे। वह उसे दूर कर देना चाहती थी मगर रणविजय का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। छोड़ो मुझे। कशिश थोड़ा गुस्से में नजर आ रही थी। नहीं, मुझे तुम्हें ये बात एक्सप्लेन करनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, क्या समझती हो तुम? अभी अभी तो मुझे खुद कंफर्म हुआ है, तो तुम कैसे समझ गई? ऑलराइट, तो बोलो क्या बोलना है तुम्हें? क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो? कशिश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और उसकी टोन में क्लियरली इम्पेशेंट और गुस्सा नजर आ रहा था। तो इस आदमी ने उसे किस किया और कह रहा है कि यह एक एक्सीडेंट है, इसका क्या मतलब होता है? अचानक से रणविजय शांत हो गया और अपनी नजरें उसकी तरफ करने के बाद काफी देर तक देखने के बाद उसने पूछा, तुम गुस्सा क्यों हो? मैं नहीं हूँ। कशिश ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी आवाज थोड़ी सी स्टिफ थी। एक सॉफ्ट हंसी की आवाज हवा में गूंजने लगी और उसने कहा, तुम पक्का गुस्से में हो? इसका क्या कारण है? कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी मिस्टर रावत। अब जब लेकिन अचानक से अपने फोरहेड पर आए हुए प्रेशर को फील करते हुए कशिश की बात बीच में ही रुक गई। रणविजय का फोरहेड ऑलरेडी उसके साथ फोरहेड से लगा हुआ था। उसकी सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी जिसकी वजह से कशिश का जल्दी से धड़कने लगा। तुम्हें पता है कि मैंने अभी अभी क्या कंफर्म किया? रणविजय की डिप आवाज कशिश को हल्का गुदगुदी का एहसास दिला रही थी। कशिश बोली नहीं। उसकी नजरें रणविजय के कॉलर पर टिकी हुई थी। उसकी सफेद की स्किन बहुत ही खूबसूरत थी। तुम्हें किस करना इरेजिस्टिबल है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि तुम्हारे मेरे ऊपर इफेक्ट को भी मैंने पहले अंडर एस्टिमेट कर दिया था। कशिश, अब मुझे और भी भरोसा हो गया है कि तुम मानो या फिर ना मानो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। कशिश का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपना सर उठाकर रणविजय को देखा जिसके होठों पर एक स्माइल थी जो उसे एक डेविलिश चार्म दे रहा था। और पहले के कंपैरिजन ने मुझे पता चला कि मैं तुम रियल में कैसी हो, तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा लाइक करने लगा हूँ। ये सुनते ही कशिश के कान लाल हो गए। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा, मगर उसने जिद्दी बनते हुए अपनी पीठ सीधी की, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी तरफ देख सके। तुम्हारा मतलब क्या है रियल से? क्या तुम्हें ये कस रहे हो कि मैं पहले फेक थी? ऑफ कोर्स नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि असली कशिश को शायद मदद की जरूरत है अपने पास्ट से बाहर आने के लिए। उसकी आवाज डिप और हुस्की थी जिसमें एक अजीब सा टेम्पटेशन था, मगर अब वह काफी सेटिस्फाई थी। थोड़ी देर पहले उसने जो किस को एक्सीडेंट कहा था उसके एक्सप्लेन से। क्या तुम अभी भी लंच करने वाले हो?
उसके और ऑरा को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से कशिश ने उसे धक्का दिया। रणविजय ने एक आईब्रो उठाई और उसे छोड़ दिया और बोला, ऑफ कोर्स, इसीलिए तो आज मैं यहाँ आया हूँ। भले ही उसने कुछ ऐसा पा लिया था जो उससे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। रणविजय बोला और उसने अपनी स्लीव्स रोल की और किचन की तरफ जाने लगा, जिससे कशिश हैरान हो गई और उसने पूछा, तुम खाना बनाने वाले हो क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है? रणविजय ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर पीछे मुड़ा और किचन की तरफ चला गया। नहीं, मुझे बस लगा था कि कशिश रणविजय को फॉलो करते हुए किचन में आए और उसे थोड़ी देर तक किचन में इधर उधर घूमता हुआ देखती रही। रणविजय को इस तरह देखकर एक चिढ़ाने वाली ग्लिंट कशिश की आंखों में चमक गई। वह उसके बगल में जाकर खड़ी हुई और एक मुस्कुराहट के साथ उसने अपना सेंटेंस खत्म किया, क्या तुम सचमुच खाना बना सकते हो? रणविजय कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं करना चाहूं और ना कर पाऊं। यह सुनकर कशिश की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई और उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तो फिर तुम क्या बनाने का प्लान कर रहे हो? कशिश का सवाल सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, क्रीम कॉर्न सूप, फ्राइड फिश। उसकी आवाज शांत थी, जैसे वह किसी सिंपल क्वेश्चन का जवाब दे रहा हो। ये सुनकर कशिश अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए और उसने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये सब कुछ बनाना चाहते हो? ये सुनकर रणविजय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या है? कशिश ने अपना सर नामे हिलाया और उसके लाए हुए 2 बैग्स लाकर रखे। वह सचमुच बहुत सारा सामान लेकर आया था। मुझे भले ही पता है मिस्टर रावत कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, मगर फिर भी तुम्हें बाद में काम पर जाना है और यह सारे डिशेज तुम 1 घंटे में नहीं बना पाओगे। कशिश ने बैग में रखे सामानों को देखा, जिसमें से कुछ भी ढंग का और मैच का नहीं था, और फाइनली गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, बारबेक्यू कैसा रहेगा? ओके। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई। ऑब्वियसली उसे की आइडिया पसंद नहीं आया था। मैंने लंबे वक्त से नहीं खाया है तो मुझे खाना है। ऑलराइट, ठीक है, बारबेक्यू खाते हैं। रणविजय ने हाँ में सर हिलाया। कशिश थोड़ी देर के लिए पोज हो गई और उसके दिल में एक अजीब सी वार्मनेस उसे महसूस हुई। आखिर में कशिश ही बिजी हो गई। रणविजय किचन में थोड़ी देर खड़ा रहा। वह मदद करना चाहता था, मगर वह बस देख सकता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शुरू कैसे करना है। मैं क्या करूं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसमें तुम मदद कर सको। ये सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई, जो कशिश को अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखा रही थी। ठीक है, तुम टेबल सेट करने में मेरी मदद करो, प्लेट्स तुम्हारे बगल वाले कैबिनेट में है। ओके, रणविजय ने जवाब दिया और 2 कटलरी का सेट बाहर निकाला। कशिश जो सब्जियां धो रही थी, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ 2 सेट क्यों? निशांत कहाँ है? उसे कुछ और काम आ गया था, वह चला गया। रणविजय ने बिना एक्सप्रेशन चेंज के जवाब दिया और ऑलरेडी प्लेट्स लेकर बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बाद कशिश बाहर आई। रेडी है? एक चीयरफुलनेस कशिश की आवाज में नजर आ रही थी। यूजुअल कोल्डनेस और डिस्टेंस गायब हो गई थी और उसकी जगह एक एक्साइटमेंट और खुशी ने ले ली थी। रणविजय उसके अपोजिट बैठा हुआ था और उसकी तरफ काफी इंटरेस्ट के साथ देखे जा रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। Just 663 सॉरी दोस्तों, वायरल फीवर है। मणिपुर के जंगलों में वो तांत्रिक जिसने अपने कौवे की बलि देके पता कर लिया था कि डायन दीदी कहाँ है। हवन कुंड में जलती उस अग्नि में उसे डायन दीदी के साथ अनामिका भी नजर आई थी। वो तांत्रिक उस पेड़ के पास गई जहां बहुत सारी डायन उल्टी लटकी हुई थी। इन सभी डायनों के लंबे बाल उल्टे हवा में लटक रहे थे। वो तांत्रिक उन सबको देख के बोली, तुम सबको इतने सालों ये यहाँ कैद करके रखा है मैंने। बस एक वो गुंचा थी जो यहाँ से भाग गई। 8 साल से ढूंढ रही हूँ उसको, अब जाके मिली है। एक डायन का श्राप होता है कि वो कभी नहीं मरती, लेकिन जिंदा कैद में इस बुलबुल के पेट से लटकी रहती है। लेकिन वो गुंचा यहाँ से भाग के इंसानों की दुनिया में जी रही है। तभी एक डायन जो पेड़ पे लटकी थी कूद के तांत्रिक के सामने खड़ी हो गई और बोली, लेकिन तांत्रिक देवी ये गलत है, इतनी सदियों से हम यही बंधी हुई हैं, कभी तो अंत होना चाहिए हमारी कैद का। वो तांत्रिक हंसी और बोली, ये तो तुम्हें डायन बनने से पहले सोचना चाहिए था। जब तुमको गांव का पंडित पूछता है कि आग से जल के मरना है या डायन बन के जीना है, तो मौत मांगनी चाहिए थी ना। वो डायन जो सामने खड़ी थी वो गुस्से में बोली, अरे मोरी देवी, तब कहाँ पता था कि डायन बनना हजारों सालों तक हर रोज मरने जैसा होगा। तब वो जिंदा आग से जलने के डर में डायन बनना मंजूर कर लिया।
और अगर गुंचा एक बच्ची की मदद करके, एक अच्छा काम करके अपने श्राप से मुक्त हो गई, तो तू उसे क्यों वापस लाके यही कैदी बनाना चाहती है? क्योंकि ये तांत्रिक देवी कुंभा की कैद है। यहाँ जो डायन आ जाती है वो वापस इंसानों के बीच दुनिया में नहीं जाती, यही बुलबुल के इस पेट से बंधी रहती है 1112 सालों तक। तांत्रिक देवी की ये चीख सुन के डायन घबरा गई और धीरे से बोली, लेकिन कुंभा देवी कोई तो तरीका होगा हमें आजाद करने का। तांत्रिक कुंभा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसके हाथ में एक अष्टधातु की बनी तलवार थी और उसने एक झटके में डायन का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। उस मरी हुई डायन के कटे हुए सर को देख के वो बोली, है ना मौत। देखते ही देखते उस मरी हुई डायन का शरीर राख हो गया था। अब तांत्रिक कुंभा खुद से बोली, बहुत जल्द यही हाल उस गुंचा का भी होगा। उसे ढूंढने के लिए मुझे उसके साथ रह रही इस लड़की को ढूंढना होगा। जिस लड़की को शैतान तांत्रिक देवी कुंभा ढूंढना चाहती थी, उसको तो पूरी दुनिया पहचानती थी। वो लड़की थी अनामिका और वो इस समय गुंचा यानी कि अपनी डायन दीदी के साथ बैठी हुई थी। वो बोली, डायन दीदी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर समर्थ मुझसे अब क्या बात करना चाहता है। डायन दीदी हंसते हुए अपनी कर्कश आवाज में बोली, ये तो बात करके ही पता लगेगा। डायन दीदी, आप मजाक कर रहे हो? समझो आप, मैं देवांश के साथ थी जब समर्थ का मैसेज आया। मैंने बता दिया देवांश को सब कुछ समर्थ के बारे में और देवांश ने बोला कि अगर वो मुझे परेशान करे तो मैं उसे बता दूं और बाकी फिर वो खुद देख लेगा। अनामिका की बात सुन के डायन दीदी बोली, तो ये ठीक तो है। मैं नहीं चाहती कि देवांश और समर्थ कभी मिले। अनामिका की बात सुन के डायन दीदी कुछ सोच के बोली, ऐसा क्यों? डायन दीदी के इस सवाल से अनामिका हिचकिचाने लगी और फिर बोली, बात यह है कि समर्थ समीर के बारे में जानता था और मुझे डर है कि अगर समर्थ ने देवांश को ये बता दिया कि मैंने खुद को एक बार पूरी तरह से समीर को सौंप दिया था, तो शायद उसे ये बात बर्दाश्त ना हो। अनामिका की बात सुन के डायन दीदी बोली, समर्थ और देवांश वैसे तो मिलेंगे नहीं, और अगर मिल भी गए और ये बात अगर देवांश को पता चल भी गई, तो मुझे यकीन है कि देवांश इसे तुम्हारा अतीत समझ के भूल जाएगा। नहीं डायन दीदी, आप देवांश को नहीं जानती, वो बहुत जलनखोर है। जब उसने मुझे वीरेंद्र दादाजी के साथ देखा था तो वो उनसे जल रहा था, और समीर तो वो लड़का है जिसने मेरे साथ सब कुछ किया। मैं जानती हूँ देवांश को, वो ऐसी लड़की के साथ ही रहेगा जिसे किसी और आदमी ने छुआ ना हो। उसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि मेरा शरीर उससे पहले किसी और आदमी का भी हो चुका है। अनामिका का डर जायज था और ये बात अब डायन दीदी को भी समझ में आ गई थी। यहाँ अनामिका और डायन दीदी बात कर रहे थे, वहाँ मणिपुर के घने भयानक जंगलों में कुंभा ने उस डायन को मार दिया था, और जिस पल उस डायन की मौत हुई, उसी पल डायन दीदी जो अनामिका से बात कर रही थी, उसके सीने में बहुत जोर से दर्द हुआ। जिंदगी में पहली बार अनामिका ने डायन दीदी को दर्द में देखा था। दीदी क्या हुआ? अनामिका घबरा के बोली अपनी डायन दीदी से, जो दर्द से जमीन पे गिर गई थी। कुछ देर तक डायन दीदी जमीन पर तड़पती रही और अनामिका डरी हुई ये भयानक नजारा देखती रही, लेकिन फिर एकदम से डायन दीदी ठीक हो गई। अनामिका बहुत डर गई थी अपनी डायन दीदी का ये हाल देखकर, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो घबराते हुए बोली, दीदी क्या हुआ आपको? डायन दीदी की आंखों में आज पहली बार डर था। वो बोली, कुंभा आ रही है मुझे पकड़ने। अनामिका सब सच जानना चाहती थी, लेकिन डायन दीदी ने कहा, अभी नहीं, मुझे एक दिन का समय दे, मैं पता करना चाहती हूँ कि क्या ये वही चीज है जो मैं सोच रही हूँ या फिर कुछ और। अभी सो जा, कल रात तुझे सारे जवाब दूंगी, अभी मैं ठीक हूँ। ये कह के डायन दीदी कमरे की छत पे चली गई और वहां से उल्टी लटक के सो गई और अनामिका भी धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए सो गई। अगले दिन अनामिका और देवांश सुबह सुबह ही दादाजी से मिलने के लिए सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल गए, लेकिन देवांश अनामिका को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय सीधा अपने साथ डेट पे ले गया। दोनों ने पहले ब्रेकफास्ट किया, एक मूवी देखी और फिर लंच करके हॉस्पिटल के तरफ बढ़े। इस दौरान देवांश ने शिकायत भी करी थी अनामिका से, ये ऑफिस से छुट्टी मैंने दादाजी के लिए ली थी, तुम्हारे टाइम पास के लिए नहीं। देवांश ने बस मुस्कुरा के अपने कान पकड़ लिए और अनामिका को गले लगा लिया। देवांश के दादाजी ने अनामिका को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अनामिका से बात करने के लिए दादाजी ने ऋषि से चैटिंग करना भी सीख लिया था, ताकि वो अनामिका से जब मन चाहे तब उसे मैसेज कर सके। सिटी हॉस्पिटल। देवेंद्र जी एकदम तैयार होकर अनामिका का इंतजार कर रहे थे, तभी उनका एक बॉडीगार्ड वहां आया और बोला, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। देवेंद्र जी ने गार्ड को देखा और कहा, मुझसे मिलने? मैंने किसी को नहीं बुलाया, जो भी है उन्हें वापस भेज दो, मैं आज सिर्फ अनामिका से मिलूंगा।
गॉड ये सुन के वापस जाने लगा। तभी देवेंद्र जी ने कहा, सुनो गेट ब्लॉक मत करना, अनामिका को तकलीफ नहीं होनी चाहिए अंदर आने में। देवेंद्र जी ने कैलाश को देखा जो उनका सामान ठीक से रख रहे थे। कैलाश तुम बाहर जाकर सबको पॉलिटिकली मना कर दो, कोई भी बहाना बना देना। कैलाश जी ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर चले गए। कैलाश जी बाहर आए तो वहां तो मेला जैसा लगा हुआ था, सब लोग देवेंद्र जी से मिलने आए थे। पूरा लंबा गलियारा अजनबियों से भर गया और मना करने के बावजूद भी कोई वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। देवेंद्र जी काफी टाइम से अनामिका का इंतजार कर रहे थे, वो इतने एक्साइटेड थे उससे मिलने के लिए। कैलाश जी जैसे अंदर आए, देवेंद्र जी ने पूछा, अनामिका आ गई क्या? कैलाश जी ने नाम में सिर हिला दिया और बोले, अनामिका मैडम तो नहीं आई, लेकिन बाहर आपसे मिलने के लिए मेला लगा हुआ है। देवेंद्र जी ने कैलाश से पूछा, इन सबको किसने बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि मुझे नहीं मिलना किसी से भी, समझे? देवेंद्र जी थोड़ा चिढ़ गए थे। क्या देवांश ने बताया कि वो कब आने वाला है? दोपहर का वक्त हो रहा था लेकिन अनामिका का कोई अता पता नहीं था। देवांश सर मैडम के साथ लंच करके सीधा आपके पास आए गए। कैलाश जी ने देखा कि देवेंद्र जी ने अभी तक खाना नहीं खाया है तो वह बोले, तब तक आप भी कुछ खा ले। देवांश का बच्चा मुझे यहाँ वेट करवा रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, शैतान कहीं का। देवेंद्र जी ने मुंह बनाते हुए कहा। वही बाहर मीना ने 6 इंच की हील पहनी हुई थी जिससे पैरों में काफी दर्द होने लगा था। वो थक गई थी और उसे भूख भी लग रही थी। थकी हुई हालत में उसने वहां खड़े बॉडीगार्ड से कहा, हम यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, अब तो लंच टाइम भी हो गया है। हम देवेंद्र जी के लिए खाना लाए हैं, वो भी ठंडा हो रहा है, क्या अब हम उन्हें मिल सकते हैं प्लीज? मीना की ये बात सुनकर पीछे से कोई उनका मजाक उड़ाता है। वो और कोई नहीं मिसेस परमार थी। मिसेस परमार मुंह बनाते हुए गार्ड से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि देवेंद्र सिंघानिया जी इस स्टैंडर्ड का खाना खाएंगे? मीना को साइड से धक्का देते हुए वो आगे बढ़ी और बॉडीगार्ड से कहा, क्या हम अंदर जा सकते हैं? आपने जरूर परमार फैमिली के बारे में सुना होगा, देवेंद्र जी से कहिए हम आए हैं। ये देखकर मीना ने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के बॉडीगार्ड को देते हुए कहा, यह आप लोगों के लिए है, हमको उम्मीद है कि आप हमें सर से मिलने देंगे। मीना ने मुस्कुराकर कहा, हम आपको भूलेंगे नहीं, आप समझ गए ना? मीना की ट्रिक समझकर मिसेज परमार ने भी जल्दी से अपने बैग से कुछ कार्ड्स और कैश निकाल कर देते हुए कहा, आप लोगों की चाय के लिए। मिसेज परमार क्या करने की कोशिश कर रही है आप? मीना ने मिसेज परमार को देखते हुए कहा। वही जो आप कर रही है, मिसेज परमार ने दांत पीसते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुन के बॉडीगार्ड्स ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाए और उनके पॉकेट में जो कार्ड और कैश थे वो नीचे जमीन पर गिरा दिए। मदन ने फिर उन्हें उठाया और बॉडीगार्ड की पॉकेट में डालते हुए कहा, शर्माने की जरूरत नहीं है। जब मीना ने देखा कि बॉडीगार्ड्स ने उनके पैसे ठुकरा दिए हैं तो उसने जल्दी से युविका का हाथ पकड़ते हुए कहा, युवी तुम क्यों नहीं जाकर उनसे बात करती हो? समर्थ समझ गया कि मीना के इरादे क्या है, इसलिए युविका को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला, आंटी प्लीज मैं हैंडल करता हूँ। इसी वक्त कैलाश जी वार्ड से बाहर निकले और बोलने लगे, रास्ता छोड़िए प्लीज प्लीज, साइड हो जाए। एक लड़की एलिवेटर से बाहर निकली जिससे सबका अटेंशन उसकी तरफ चला गया। उसकी खूबसूरत आंखें, उसकी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी और उसका अलग सा ऑरा। उसे देखते ही कैलाश जी ने और बाकी सब गार्ड्स ने ग्रीट किया, मिस अनामिका। नमस्ते कैलाश जी, अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा। अनामिका अपने से छोटे और बड़ों को पूरी इज्जत देती थी। कैलाश जी को ये बहुत पसंद था। वो आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज इस तरफ से चलिए, कैलाश जी रास्ता दिखाते हुए। कैलाश जी को अनामिका के साथ इतना रिस्पेक्टफुली बिहेव करता देख परमार परिवार, मेहता परिवार और बाकी सब जो लोग वहां आए हुए थे हैरान हो गए। मदन मेहता ने तो एक बार अपनी आंखें रब कर ली ये देखने के लिए कि कहीं उसने किसी और को तो नहीं देखा। मीना भी इतनी शॉक हो गई कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। युविका भी हैरान थी और अपने लिप्स बाइट करते हुए मुठिया बांधकर अनामिका को सबकी नजरों के सामने से अंदर जाता हुआ देखती रही। अनामिका को इस वक्त अपने 16 कशिश आए शॉपिंग के लिए। अब तक अपने पड़ाकी रणविजय कशिश के घर पहुंच जाता है लंच के लिए, तो उनके बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब आगे कशिश की आवाज में एक खुशी नजर आ रही थी जो यूजुअल कोल्डनेस से काफी दूर थी और एक एक्साइटमेंट थी। रणविजय उसके सामने बैठा हुआ था और उसकी तरफ इंटरेस्ट देखे जा रहा था। उसे खाता हुआ देखकर रणविजय ने वाइन का ग्लास उठाया तो कशिश ने भी अपना वाला ग्लास उठाया। हमारे एक साथ पहले खाना खाने के लिए चीयर्स और तुम्हारे रेजिग्नेशन पर कंग्रेचुलेशंस। कशिश हंसते हुए बोली, रेड वाइन के साथ बारबेक्यू, नोट बैड।
ये काफी यूनिक फ्लेवर होगा। रणविजय ने स्मूथली उसके बातों के पीछे छुपा हुआ हिडन मतलब पता कर लिया। उन लोगों ने अपने अपने ग्लास क्लिक किया और वाइन ग्लास नीचे रखने के बाद कशिश बिना पलक झपकाए बारबेक्यू की तरफ देखने लगी। ये देखकर रणविजय ने कैजुअली पूछा, क्या बारबेक्यू तुम्हें इतना अट्रैक्ट करता है? ये सुनकर कशिश रुक गई और उसकी आंखें थोड़ी धीमी पड़ गई और उसने कहा, बात यह है कि इसलिए कभी मेरे साथ घर पर ही खाना इस तरह शेयर नहीं किया, आज पहली बार है, इसलिए एक अलग सी फीलिंग आ रही है। ये सुनकर रणविजय को अचानक अपने दिल में काफी दर्द महसूस हुआ और जो वाइन वह लेकर आया था वह उन्हें फिर से ग्लासेस में डालने के बाद एलिगेंटली उसके सामने रखते हुए बोला, मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ होगा, जो भी तुम्हें खाना चाहो, जो भी करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होगा, चाहे कोई भी टाइमिंग हो और कोई भी जगह हो या फिर कैसा भी एटमॉस्फेयर हो। उसकी बातें और शब्द बिल्कुल परफेक्ट थे और उसे सुनकर आपका दिल खुश ना हो ये बहुत ही मुश्किल था। ऑलराइट, बारबेक्यू तैयार है, चलो खाता है। रणविजय ने ग्रेसफुली मीट कशिश की प्लेट में रखा। कशिश अचानक से अपने प्लेट में बढ़े हुए खाने को देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वह सचमुच भूल गई थी, सचमुच बहुत लंबा वक्त हो गया था जब किसी ने उसे खाना सर्व किया हो। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उमड़ने लगी। उसने अपना सर उठाकर एलिगेंटली सामने बैठकर खाते हुए आदमी को देखा और उसके दिल के आसपास जो सॉलिड डिफेंस सिस्टम खड़ा था वह थोड़ा और कमजोर पड़ गया। उन दोनों ने ज्यादा नहीं खाया, इसलिए जल्दी ही उनका खाना हो गया। क्या तुम्हारा पेट भर गया है या फिर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? कशिश ने पूछा और उसे बहुत मुश्किल हो रहा था इस बात पर यकीन करने में कि उसके जैसा हेल्दी और बड़ा इंसान इतना कम खाता है। मेरा पेट भर गया। ऑलराइट, जाओ काउच पर बैठो, मैं साफ सफाई करके आता हूँ। हाँ, उन दोनों ने ही खाना खाया था इसलिए साफ सफाई में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सिर्फ 15 मिनट में ही कशिश ने पूरा किचन ठीक से साफ कर दिया। जब तक वह बाहर आई, रणविजय सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या देख रहा है, मगर जो लुक उसके चेहरे पर था वह आसानी से नोटिस किया जा सकता था। क्यूरियस होते हुए वह नजदीक आए और जैसे ही उसने देखा कि टीवी पर क्या चल रहा है उसके भी एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। एक लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रही थी जो इस वक्त मल्होत्रा ग्रुप के बिल्डिंग के बाहर से दिखाई जा रही थी। कई सारे मीडिया आउटलेट के लोग वहां पर इकट्ठा थे और स्वीटली मुस्कुराती हुई कियारा को घेरा हुआ था और कियारा के बगल में सख्त एक्सप्रेशन के साथ मल्होत्रा ग्रुप का प्रेसिडेंट यानी कि हर्ष खड़ा था। मिस कियारा, क्या ये सच है कि आप रोज है जो इंटरनेशनल परफ्यूम कंपटीशन में 4th आई थी जो 2 सालों पहले फ्रांस में हुआ था? वह बस एक 4th प्लेस की जगह थी, मैं तो टॉप 3 में भी नहीं पहुंची थी, इसमें इतना बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कियारा के इनडायरेक्ट कंफर्मेशन को सुनकर मीडिया वाले एक्साइटेड हो गए। मिस्टर मल्होत्रा, आपने अभी अभी अनाउंस किया कि मिस कियारा लीड परफ्यूमर होगी मल्होत्रा ग्रुप की, तो मिस कशिश का क्या? उनका क्या ख्याल है इस तरह अचानक रिप्लेस कर दिए जाने पर? क्या ये सच है कि उन्होंने आज मल्होत्रा ग्रुप से रिजाइन कर दिया है? सबको पता है कि मिस कियारा और कशिश के रिश्ते ठीक नहीं है। अफवाहें हैं कि इस कशिश को डिजाइनिंग कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने मिस कियारा का परफ्यूम फॉर्मूला चुराया था और एक्सपोज हो गई थी और उसे परमानेंटली कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था। किसी का कहना है कि यह गलतफहमी है। क्या आपका रिसेंट मूव कंफर्म करता है कि मिस कशिश ने सचमुच उस वक्त डिजाइन चुराए थे या फिर फॉर्मूला चुराया था? मीडिया के बढ़ते हुए शार्प सवालों को सुनकर हर्ष के एक्सप्रेशन कोल्ड होने लगे। लेकिन टीवी पर दिखाई दे रहे हर्ष के कोल्ड एक्सप्रेशन से ज्यादा डरावने कशिश के सोफे पर बैठे हुए रणविजय के एक्सप्रेशन थे। उसका चेहरा हर बीतते पल के साथ डार्क होता जा रहा था। उसने मुड़कर कशिश की तरफ देखा और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। उसने पूछा, क्या तुमने आज सचमुच रिजाइन किया या फिर उन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया या फिर रिप्लेस कर दिया? कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी और उसने कहा, ऑफ कोर्स मैंने रिजाइन किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हर्ष इतना अजीब सा डिसीजन लेगा आज। रनोजा की भौहें और आपस में सिकुड़ गई और थोड़ी देर वह शांत रहा। वह खड़ा हुआ और कशिश के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, यह अच्छी बात है, लेकिन उस रिपोर्टर की बातों का मतलब क्या है? क्या तुमने सचमुच उस लड़की का परफ्यूम फॉर्मूला लिया था? वह लड़की? रणविजय की नजरों में कियारा बस एक लड़की है, लेकिन वह मैन पॉइंट नहीं था। रणविजय की बातों से कशिश थोड़ा टेंस फील करने लगी। उसने उसकी तरफ लंबे वक्त तक देखा। उसके हाथ टाइटली आपस में बंधे हुए थे और उसने स्लोली कहा, अगर मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो क्या तुम मेरी बातों पर भरोसा करोगे? तुम बोलो और मैं भरोसा कर लूंगा। रणविजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जिससे कोशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैंने उसका कोई फॉर्मूला नहीं चुराया था। गुड, मैं समझ गया। रणविजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सर हिलाया और वहां से जाने वाला था। कशिश को एक बुरी फीलिंग आए और जल्दी से उसने उसका हाथ पकड़ लिया।
चिंता मत करो, मेरे और कियारा के बीच में और भी बहुत कुछ है जो सॉल्व करना बाकी है, मैं हैंडल कर लूंगी। रणविजय पीछे मुड़ा और उसकी नजरें डिपली उसके ऊपर टिकी हुई थी। वह कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर उसने अपनी डिप आवाज में धीरे से कहा, ऑलराइट, तुम हैंडल कर सकती हो, मगर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। जो तुम्हें करना है करो, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में फंसी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। कशिश बस हल्का से मुस्कुराए और उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जो मर्जी करे वह करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उतने अच्छे दिल की हूँ जितना तुम सोचते हो? ये सुनकर रणविजय भी मुस्कुराया और उसके नजदीक जाते हुए नीचे झुका और उसकी चमकते ही आंखों में देखते हुए अपनी डिप और एलिगेंट आवाज में बोला, तुम्हें मेरे साथ होते हुए अच्छा दिल का होने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा दिल की होने की जरूरत नहीं है। पास्ट में वह हमेशा हर्ष को प्रायोरिटी देती थी और कुछ चीजों को बर्दाश्त कर जाती थी। उसे डर था कि अपनी इंपल्स में आकर वह ऐसा कुछ कर बैठेगी जिसकी वजह से हर्ष को बेमतलब की प्रॉब्लम हो जाएगी। वह डरती थी और संभाल कर चलती थी और आखिर में उसे धोखा मिला। एक लड़की होने का नाते कभी उसे हर्ष की तरफ से कोई केयर फील नहीं हुई, मगर यह आदमी अब अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये हैंडल कर लेगा। उसे अच्छा दिल का होने की कोई जरूरत नहीं है। वह हमेशा जानता है कि उसका दिल कैसे छुना है। इस मूवमेंट पर दरवाजे की बेल अचानक से बजी, जिससे कशिश अपने ख्यालों से बाहर आए। अपने होश में आकर उसने आदत के अनुसार अपने बाल ठीक किया और रणविजय का हाथ छोड़ दिया और बोली, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। रणविजय भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आया। उसका भी ज्यादा देर रुकने का है कोई इरादा नहीं था। जब दरवाजा खुला तो एक स्ट्रांग और अजीब सी स्मेल उन लोगों को महसूस हुई। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने बाहर खड़े इंसान को देखा तो वह थोड़ा हैरान हो गई। निशांत, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? निशांत की आंखें लाल और फूली हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। निशांत तो बहुत बुरी हालत में था क्योंकि इतने सालों में उसे ऐसा अजब सा टास्क कभी करने के लिए नहीं कहा गया था। आपकी कंसर्न के लिए थैंक यू मिस कशिश, मैंने बस अभी 30 किलो प्याज काटे हैं। तुमने अचानक से इतने सारे प्याज क्यों काटे? कशिश हैरान हो गई। क्या ये लोग भंडारा करने का प्लान कर रहे थे? लेकिन वह तो रणविजय का स्पेशल असिस्टेंट है। अगर उसे कुछ करना था तो वह क्या खरीद नहीं सकता? वह खुद क्यों ये सब कर रहा है, और वह भी 30 किलो प्याज? ही निशांत फोर्सफुली मुस्कुराया और वह भी यही उम्मीद कर रहा था कि काश उसे भी इतने सारे प्याज काटने की पनिशमेंट का कारण पता चल जाता। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए एक क्लीन और गीला टॉवल लेकर आती हूँ। तुम उन्हें आंखों पर रखना तो थोड़ा आराम मिलेगा। अब जब कशिश ने ऐसी सिचुएशन देखी थी तो वह मदद कर सकती थी, लेकिन जैसे उसने अपनी बात खत्म की, रणविजय की डिप और कोल्ड आवाज पीछे से सुनाई थी, ऑलराइट, लंच ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तुम आराम करो, ये ठीक हो जाएगा। ये सुनकर निशांत ने अपने आप से ही सोचा, ऑफ कोर्स वह ठीक नहीं है, उसकी आंखें जल रही है। कशिश कुछ कह पाती उससे पहले ही रणविजय ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा, उसे साइड किया और ग्रेसफुली दरवाजे के बाहर निकल गया। क्या कशिश और कुछ कहना चाहती थी, मगर वह दोनों रुक नहीं। निशांत ने जाने से पहले बस पॉलिटली उसे देखकर हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखें लाल और फूली हुई थी और वह उसी तरह वहां से चला गया। भले ही कशिश थोड़ा कंफ्यूज थी, मगर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ रूम में वह कोल्ड शांति फिर से वापस आ गई, जिसे महसूस करके कशिश अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाई। भले ही वह आदमी ज्यादा नहीं बोलता है, लेकिन उसके जाते ही पूरे घर में अजीब सा खालीपन आ गया था। लिविंग रूम में चल रहे टीवी की आवाज अभी भी वहां पर गूंज रही थी, मगर वह बस एक और फालतू की हुई न्यूज थी। कशिश ने टीवी बंद की थी, ठीक वक्त उसका फोन बजा। फोन उठाने पर उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। हेलो, क्या ये कशिश है? कशिश हल्का सा हंसी और उसने जवाब दिया, वैदेही दादी माँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, क्या तुमने लंच किया? कशिश ने अभी भी लिविंग रूम से आती मीट की खुशबू को महसूस किया और उसे फिर से भूख लगने लगी, मगर फिर भी उसने कहा, मैंने अभी खाना खाया। ओके, कितनी बुरी बात है, मैं तो उम्मीद कर रही थी कि तुम्हारे साथ लंच करूंगी। सॉरी दादी माँ। चिंता मत करो, अगली बार कर लेंगे। कशिश, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहोगी? ये सुनकर कशिश थोड़ा हैरान हो गई। दादी माँ, क्या आपने दोपहर की नींद ली? अगर नहीं तो आओ, शॉपिंग पर जाना आपके लिए काफी थकावट भरा हो जाएगा। कशिश अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही उसने वैदेही जी की गहरी सांस लेने की आवाज सुनी, जो काफी हेल्पलेस नजर आ रही थी। बहुत लंबा वक्त हो गया जब कोई मेरे साथ शॉपिंग पर गया हो। जब से मैं व्हीलचेयर पर आई हूँ, शॉपिंग करने का मजा ही खत्म हो गया बेचारी मैं। दादी माँ, मैं आपके साथ चलूंगी। वाह, यह अच्छी बात है, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, मुझे न्यू वर्ल्ड प्लाजा में आकर मिलो। ऑलराइट, मैं समझ गई।
न्यू वर्ल्ड प्लाजा सिटी सेंटर के पास वाला सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल था। पार्क्स, फाउंटेन्स, सिनेमा, शॉपिंग सेंटर्स, उस जगह पर अनडाउटेडली बहुत सारे लोग आते थे। इतने बड़े भीड़ और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से मॉल में नेचुरली कस्टमर का फ्लो भी ज्यादा होता था। उस मॉल में बहुत बड़े बड़े ब्रांड, इंटरनेशनल लेवल्स, लग्जरी बुटीक्स, हर चीज थी वहां पर, जहां अमीर बच्चे अक्सर जाया करते थे। वह मॉल रावत परिवार की ही कंपनी का था। कशिश न्यू प्लाजा मॉल पहुंची और मंडे के दिन भी उसे काफी वक्त लगा पार्किंग स्पॉट ढूंढने में। अपनी गाड़ी से ही उसने वैदेही जी और लीला आंटी को फाउंटेन के पास खड़े हुए देख लिया, इसलिए पार्किंग के बाद वह तुरंत उनके पास पहुंची। सॉरी दादी माँ, पार्किंग स्पेस नहीं मिल रही थी। नो प्रॉब्लम, वैदेही जी काइंडली मुस्कुराए और वह गुस्सा बिल्कुल नहीं लग रही थी। कशिश ने नेचुरली व्हीलचेयर पकड़ ली और उन्हें मॉल के अंदर लेकर जाने लगी और पूछा, कोई ऐसी कोई चीज है दादी माँ जो आप खरीदना चाहती है? चलो पहले क्लॉथिंग सेक्शन चेक आउट करते हैं। शॉपिंग बिना कपड़े खरीदे कैसे हो सकती है? ऑल राइट। कशिश व्हीलचेयर पुश करते हुए डायरेक्ट मॉल के अंदर ले गई, बिना इस बात को नोटिस किए कि वैदेही जी एक्चुअली उसकी तरफ पॉइंट कर रही थी। उसने सिंपली यही सोच लिया कि वैदेही जी को अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े लेने हैं। थोड़ा वक्त क्लॉथिंग सेक्शन में बिताने के बाद वैदेही जी अचानक से एक सनल है स्टोर के सामने रुकी। वह स्टोर लग्जरियस तरीके से डेकोरेटेड था और 2 एरियाज में डिवाइडेड था, कैजुअल वेयर और फॉर्मल ड्रेस। वैदेही जी डायरेक्ट फॉर्मल ड्रेस की तरफ गई और उन्होंने सिलेक्शन करना शुरू किया। कशिश को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने कहा, दादी माँ आप। ठीक उसी वैदेही जी को एक ड्रेस नजर आए और उन्होंने पॉइंट करते हुए कहा, कशिश वह ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, जो जाकर ट्राई करके आओ। अब कशिश को पक्का ये यकीन हो गया कि वैदेही जी उसके लिए कपड़े खरीदने के लिए यहाँ आई हुई है। आप अचानक से क्यों चाहती है दादी माँ कि मैं फॉर्मल ड्रेस ट्राई करूँ? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकती। रावत परिवार की एक इम्पोर्टेंट डिनर पार्टी है फ्राइडे के दिन और मैडम उम्मीद कर रही है कि आप उसे अटेंड करेगी। बगल में खड़ी लीला आंटी ने उसे याद दिलाया। फ्राइडे को डिनर पार्टी? मुझे याद है कि रणविजय ने इस बारे में कुछ कहा था। कशिश की बात बीच में ही रुक गई और वह सोचने लगी कि शायद रणविजय और वैदेही जी से इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इस मोमेंट पर एक अजीब सी गलित लीला आंटी की आंखों में दिखाई दी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस कशिश ट्राई करके देखिए, मैडम को डिसअपॉइंट मत कीजिए। ये सुनकर कशिश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शैंपेन कलर की स्टेपलर एस ड्रेस को देखा, जो काफी एलिगेंट और नोबल लग रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।